हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। हमारे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस चीज़ को जानते हैं कि आगामी हमारा जो 27 जुलाई है, उस दिन हमारा प्रयोगशाला परिचायक का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, जिससे संबंधित तैयारियां भी आपकी अच्छी चल रही होगी। और तैयारी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जरूर लगा लें। ठीक ना। जो 27 तारीख या 27 जुलाई को हमारा एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अभी मोटा मोटी हमारे पास 25 दिन है। ठीक ना। 25 दिनों में यदि हम लगातार क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो वो हमको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक, तो आज मैं आपके लिए ऐसे प्रीवियस ईयर 10 प्रश्न लेकर आया हूँ जो पिछले बार जो परिचायक की परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं तो पहले प्रश्न से। ठीक, देखिए ये जो पहला प्रश्न है, ये हमारा क्या है, फिजिक्स से संबंधित है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, देखिए जो ध्वनि होता है उसको चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। क्योंकि जो ध्वनि होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुख के सामने बहुत सारे कण हैं जिनके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कण है, ये जितने ज्यादा पास पास होंगे उतना अधिक आसानी होगा हमको अपने ध्वनि के कण को या ध्वनि को संवहन होने में या चलने में। ठीक, अब एक चीज आप जानते हैं कि हमारे पास तीन पदार्थ या पदार्थ की जो अवस्था होती है मुख्य रूप से तीन, चार होती है रहने को, वैसे आगे चलकर पांचवा भी डिस्कवर किया गया है। ठीक, तो जो तीन होती है, जैसे एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, जैसे कि जो गैस होता है, गैस में जो कण होते हैं वो सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। लेकिन जो द्रव्य होता है उनमें जो कण होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं। जबकि जो ठोस होता है उनके कण बहुत ही निकट होते हैं। निकट होने के कारण क्या होता है, इनमें जो ध्वनि होती है या जो ऊर्जा होता है उसका प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। इस कारण से जो ठोस पदार्थ होता है उसमें ध्वनि जो होता है आसानी से या सबसे सरलतम रूप में प्रवाहित हो सकता है, जा सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डी, जो ठोस लिखा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक ना, निर्वात में नहीं चल सकता है। लेकिन जो प्रकाश होता है, प्रकाश वो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। इस हिसाब से हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रतिरोधक का या प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न है। इसमें सिंपल सा एक प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जो प्रतिरोधक या प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट उसका क्या है। बहुत आसान है। उसका स्टैंडर्ड यूनिट, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा एम्पियर। एम्पियर किसका होता है, अगर हम एक बात में बोले तो जो एम्पियर होता है ये होता है विद्युत का। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो होती है एम्पियर, ये विद्युत की ऐसा ही मात्रक होती है। ठीक, वोल्ट, वोल्ट भी हमारे किसी न किसी प्रकार से विद्युत से ही संबंधित है। वाट भी क्या बताता है, ऊर्जा को बताता है कहीं ना कहीं। ठीक, लेकिन जो ओम है जिसका साइन कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, ओम, ये क्या बताता है, प्रतिरोध को बताता है। आप 10वीं क्लास का जो बुक है उसमें दिया है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि ओम का सिंबल कैसा होता है तो इस तरीके से वो बनता है। आगे देखें, अगला प्रश्न ये हमारा रसायन और बायोलॉजी का मिक्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं रसायन से संबंधित है। इसमें बोलता है कि जो पीएच होते हैं, ठीक ना, जो पीएच, पीएच का अगर फुल फॉर्म बोल दे तो क्या होगा भाई, पीएच का फुल फॉर्म बताओ। पीएच स्केल में 7 से कम का मान क्या दर्शाता है। बेहद आसान प्रश्न। कई बार इसके उदाहरणों से संबंधित प्रश्न भी आता है और कई बार सीधे मान दे दिया था। तो पीएच का मतलब देखिए, पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर या पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, कि किसी भी अ, यौगिक में हाइड्रोजन आयन की प्रभावशीलता कितनी है उस चीज को ये बताता है। अगर अधिक H प्लस आयंस रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं अम्लता को, एसिड, उसकी एसिडिक नेचर को या अम्लता को बताएगा। ठीक है, और अगर OH माइनस आयन अधिक होंगे तो वो उसकी क्षारीयता को दर्शाएगा। ठीक है, ये चीज स्पष्ट रखिएगा। तो बोल रहा है हमको पीएच मतलब किसी भी चीज के अम्लता और क्षारीयता को नापने के लिए हमने एक स्केल, ठीक है, एक स्केल डेवलप किया है। उस स्केल का मान कुछ इस तरीके से, जो बीच होता है, जो सेंटर होता है वो 0 से कहीं ना कहीं शुरू होता है या 1 से शुरू होता है कह लीजिए, माफ कीजिएगा, यहाँ 7 होगा और इधर जो होगा ये हमारा 1
1 से लेकर 7 तक होगा इधर, और फिर 7 से लेकर 14 तक ऐसे वैल्यू होगा। ठीक, 1 से लेकर 7 तक जो वैल्यू होता है वो अम्लीयता को बताता है, एसिडिक नेचर को बताता है, और 7 से लेकर 14 तक जो वैल्यू होता है वो बेसिक नेचर को या क्षारीय प्रभाव को या क्षारीय नेचर प्रकृति को दर्शाता है। ठीक, यहाँ बोलता है कि 7 से अगर कम है तो क्या होगा वो, अच्छा जो 7 होगा एकदम, जो 7 होगा मध्य में, वो न्यूट्रल या उदासीन, हमारे उदासीन विलयन या उदासीन यौगिक के नेचर को बताएगा। तो यहाँ बोलना चाह रहा है कि 7 से जो कम होगा वो क्या होगा, तो जो 7 से कम होता है जिसका वैल्यू, वो सारे के सारे एसिड होते हैं, ठीक ना, अम्लीय विलयन होते हैं। तो इसका इस हिसाब से जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बोला है कि बहुत सरल प्रश्न है रहने को, लेकिन कई बार हम इसमें फंस जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, देखिए कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया से संबंधित। मुख्य रूप से अभिक्रिया को अगर बांटा जाए कि उसके रिवर्सिबल, मतलब कि उत्क्रमणीयता के आधार पर, कि एक अगर जो हमारा अभिक्रिया होने वाला है, ठीक ना, कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो अगर बनकर कुछ उत्पाद बना रहा है और उसको जस्ट अपोजिट हम कर पा रहे हैं, ठीक है, यदि हमारा जो उत्पाद बना है वो फिर से अपने मूल रूप में आ जा रहा है तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं दो प्रकार की बनाई बांटी गई है, एक होता है भौतिक जिसमें परिवर्तन हो, ठीक, और एक हो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग लगना, जब लोहा होता है, देख रहे होंगे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, जब लोहा, जो लोहा होता है, जो फेरस होता है, ठीक है, या F2O3 हमारा जो होता है, ये जब जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आने से क्या होता है, ये इसमें रस्टिंग हो जाती है, लोहे में जंग लग जाता है, जिस कारण से इसका कलर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर में ये चेंज हो जाता है। तो ये जैसे ही ये ब्राउन कलर में रस्ट उसके ऊपर जम जाएगा तो उसे हम फिर से प्योर लोहे के फॉर्म में नहीं ला सकते, मतलब ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इस वजह से इसमें क्या होता है, ये रासायनिक और एक नया चीज बन रहा है ना, मेन बात ये है, ठीक है, इसमें जल के यौगिक जुड़ जाते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया नहीं है। भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या हो सकता है, कि मान लीजिए बर्फ है, बर्फ है, बर्फ को अगर हम पिघला दे रहे हैं, ठीक है, अगर पिघला देने से वो पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है और पानी को फिर से हम बर्फ बना देंगे तो ये सारा जो होगा भौतिक अभिक्रिया, कि उसके फिजिकल नेचर में कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। ठीक, जैसा आप जान रहे हैं कि आधुनिक, आपको एक चीज बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, कि आधुनिक आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी लेटेस्ट वाला है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडलिफ ने इसको दिया था, तो वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना। आधुनिक आवर्त सारणी कुछ खोजोगे तब तो जानोगे यार, थोड़ा सा गूगल वूगल भी करो। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका छोटा सा होमवर्क, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए बोल रहा है, जैसे आवर्त सारणी रहता है तो उसमें कुछ प्रकार से ऐसे क्षैतिज रेखाएं बनी होती हैं और कुछ इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी होती हैं, और इनमें हमारे जितने भी हाइड्रोजन लिथियम सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक ना। और इस तरीके से अरेंज करने में बोल रहा है कि आवर्त मतलब यहाँ वर्गों की संख्या बताना है कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग क्या होता है, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है उनको वर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है हमारे, वर्ग कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये बायोलॉजी का प्रश्न है, इसमें सारा मिक्स प्रश्न मिलेगा। आप लोग जान रहे होंगे कि इसमें 10 प्रश्न जो होंगे वो जूलॉजी का होगा, ठीक है, जूलॉजी का होगा, 10 प्रश्न होगा वो बायोलॉजी का होगा, बायो का होगा, और जो 20 प्रश्न होगा वो होगा फिजिक्स का, और 30 प्रश्न होगा केमिस्ट्री का, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसी मतलब एक औसत को देखते हुए, अनुपात को देखते हुए यहाँ क्वेश्चन लाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि कोशिका का
पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक ना। कोशिका का वह स्थान, अच्छा ये तो एक हिसाब से बोलेंगे कि इजी प्रश्न हो गया कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक। इसका जो उत्तर होगा सही, राइबोसोम को क्या कहा जाता है ये बताइए। तो राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए हमारा एक कोशिका हो गया, कोशिका के भीतर में ये हो गया हमारा केंद्रक, ठीक। और केंद्रक के चारों ओर कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है, इस तरीके की जालिका नुमा इस तरीके की संरचना पाई जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे ER अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे छोटे 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 दाने नुमा संरचना होती है जो क्या कहलाती है, हमारी राइबोसोम कहलाती है, और जो निर्मित क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसी में कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ऐसे कैप्सूल नुमा संरचना पाई जाती है जो डबल फोल्डेड होता है, ठीक ना। ऐसे इस तरीके से ये डबल फोल्डेड रहती है, भीतर में ये इस तरीके से फोल्डेड रहती है। अच्छा इसका फोल्डिंग का कारण क्या होता है, अच्छा इसका नाम क्या है, इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है। इसमें इसमें क्या संबंधित प्रश्न आ सकता है कि ये कैसी संरचना होती है, तो डबल डबल झिल्ली वाली, ठीक ना। दुई, इसमें दुई झिल्ली पाया जाता है, अंदर वाली झिल्ली फोल्डेड रहती है। फोल्डेड होने का कारण क्या हो सकता है, कथन कारण वाला बना सकता है प्रश्न। इससे क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया रहता है वो बढ़ जाता है, इसका जो सतही प्रभाव होता है, इसका जो सतह रहता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से यहाँ जो रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, जो श्वसन होता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है, ठीक। अच्छा इस डबल ये जो फोल्डेड संरचना है इसका नाम पूछा है कई बार परीक्षाओं में, ठीक है। इसका नाम होता है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। इसका नाम क्या है, इसका क्रिस्टी बोला जाता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है, इसमें अपना इसका डीएनए होता है, ठीक है। और ये डीएनए अक्सर जो होता है माता से बच्चे में ट्रांसफर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, माता से बच्चे में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा सीधा सा हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा, सी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक। केंद्रक होगा नहीं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बहुत आसान, ठीक है। फटाक से बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, सोचिए। अंगनाशय, यकृत, या पीयूष ग्रंथि, या थायराइड, क्या होगा, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यकृत, बी, ठीक है। ये होता है सबसे बड़ा, ठीक है, लगभग 1.5 किलो का होता है, ठीक है। खाने में मजा आ जाएगा, मुर्गा लोग का खाते हो ना। आगे अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से क्या निकलता है ये भी ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय में होती है बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। ये बीटा कोशिकाएं ही जो होती हैं ये क्या करती हैं, इंसुलिन, इंसुलिन का स्राव करती हैं, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक। यकृत से क्या होगा, बाइल जूस बनता है, क्या बनता है, बाइल जूस, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, जो भोजन की अम्लीयता होता है उसे कम करता है। भोजन में जो HCl मिलता है पेट के अंदर में क्या होता है, इस तरीके से अगर ये हमारा अमाशय है तो अमाशय में बहुत सारा HCl मिल जाता है, ठीक ना। तो HCl जो रहता है उसकी अम्लीयता को ये कम करता है, अम्लीयता को कम करता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तो जो सबसे छोटा ग्रंथि होता है, लेकिन इसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, वो आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। वहां से आता है बताइएगा आप लोग। थायराइड, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में पाया जाता है, इससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं आयोडीन से क्या होता है, संचालित होता है, ठीक। इतना बताइएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उस प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, बहुत आसान, बताइए कौन सा गैस बाहर निकलता है, सोचिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होता है उसमें क्या जरूरी होता है, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, दूसरा जल की आवश्यकता होती है।
इनका उपयोग करके जो पेड़ पौधे होते हैं, साथ में ये क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और अपना भोजन जिसको ग्लूकोज बोल रहे हैं वो उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में एक चीज निकालते हैं, वही पूछ रहा है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है और किन किन चीजों का उपयोग होता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके साथ, बस इस पे मत फोकस करिए कि क्या निकलेगा, ये भी फोकस रखिए कि किन किन चीजों का उपयोग हो रहा है। संतुलित करने को बोले तो यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6, इस तरीके से 6 हुआ 12, 6 दूनी 12 ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो उपयोग किया जाता है, निकलता क्या है, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन निकलता है, तो इसका जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर किस, अब ये फिजिक्स का प्रश्न हो गया, ठीक है, कि जो विद्युत मोटर होता है वो किस सिद्धांत का कार्य करता है, ठीक है ना, कौन सा सिद्धांत का उपयोग करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रकाश का अपवर्तन, ये तो होगा नहीं, ऐसा ही सोचिए, विद्युत मोटर कहाँ से प्रकाश का उपयोग, ओम का नियम नहीं। अब दो बचे हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और होने को देखिए दोनों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सटीक बैठे उसको लिया कीजिए। इसका जो सटीक उत्तर होगा वो बी होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है कि जो विद्युत मोटर है उस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर इसमें दो मैग्नेट्स होते हैं और यहाँ पास एक घूमने वाला शाफ्ट होता है, ये जब घूमता है शाफ्ट तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं बनती है उसको काटता है, उसको काटने के कारण क्या होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, यही चीज हमें बताना है यहाँ पर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, जो ये क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से, ध्यान दीजिएगा माध्यम क्या बोलना चाह रहा है, कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, उसमें क्या प्रभाव होगा। सघन माध्यम समझिए किस तरीके से, कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कांच का ब्लॉक है, ठीक है, कांच का ब्लॉक है जो जिसमें से प्रकाश पार हो सकता है, इसके जो कण होंगे वो पास पास होंगे, तो इसके भीतर जो माध्यम बनेगा वो क्या बनेगा, सघन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सघन, सघन मतलब पास पास बनेगा। अब प्रकाश क्या होता है, यहाँ से पार हुआ और हवा में गया, ठीक है, ये मान लीजिए हवा है पूरा, ये हवा है जो विरल माध्यम की तरह काम कर रहा है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है, इसमें आया। तो इसमें अगर एक हम सीधी लाइन खींचे, सेकंड अलग कलर से ले लेते हैं, अगर सीधी लाइन खींचे तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का नियम जो हम लोग पढ़े हैं, परावर्तन का अपवर्तन का जो और परावर्तन का नियम है, उस हिसाब से क्या कहना चाह रहा है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से कहाँ पहुंचता है, विरल माध्यम में, तो एक्चुअली में इसको कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से इसको पार करना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन जब इस तरीके का आपके पास सिचुएशन दिया रहा है तो ये जो प्रकाश की किरण होती है जो अभिलंब है, इसको जो मैं अभिलंब बोल रहा हूँ, ये जो अभिलंब है, अभिलंब है जो 90 अंश पे है, इसकी ओर क्या हो जाता है, ये ज्यादा झुक जाता है, ये इस तरीके से झुक जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा सरफेस है, यहाँ से प्रकाश ऐसे टकराया, अगर मेरा ये अभिलंब है तो ये क्या होगा, प्रकाश इस ओर नीचे झुक जाएगा। इस कारण से क्या होता है कि हमें जो पेन वगैरह जब हम गिलास में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पेन होता है वो ज्यादा टिल्टेड दिखाई देता है, ज्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उल्टा होता है ना, हवा से प्रकाश जल में जाता है तो विरल से सगल में जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा जो अभिलंब रहता है उससे दूर दिखाई देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है, अक्सर प्रश्न क्या पूछता है कि विरल से सरल में जाने से क्या होता है, तो कई लोग इसको रटे रहते हैं तो फंस जाते हैं। यहाँ उल्टा बोल दिया कि सरल से सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, तो अभिलंब के ज्यादा पास आ जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, ये झुक जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर ये झुक जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और ये आज 10 प्रश्न थे, ये 10 प्रश्न एक बार देख लीजिए, और आपका फीडबैक जरूरी है भाई, फीडबैक बताइएगा और कैसा लगा, उस हिसाब से ही आप लोग का आगे भी कक्षा आएगा, आपके रिएक्शन के हिसाब से भाई पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना।
इस हिसाब से ये जो 20 मिनट था, 20 मिनट में हम लोग लगभग 10 प्रश्न कर लिए हैं। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक से जुड़े रहिए हम लोग के साथ। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।